हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, चलिए उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये चार्ट दिया था जहां पर ये स्पेसेस फिल करनी थी, तो मैंने इनको फिल कर दिया है। 45 का हो गया π/4, पाई का हो गया 180 डिग्री, यहाँ पर 3π/2 और ये 2π का 360 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था कन्वर्ट -25 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियंस। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। -25 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में करना था। मैंने लिया 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो हमारा 30 मिनट्स कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री हो जाएगा ये। तो -25 डिग्री 30 मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं पूरा, तो -25 डिग्री अलग ले लिया और 30 मिनट्स जो कि था 1/2 डिग्री ये अलग ले लिया। साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये टोटल एंगल नेगेटिव में ही है, इसको आप पॉजिटिव ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको भी आपको नेगेटिव लेना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बन गया -51/2 डिग्री, कंप्लीट बन गया ये। अब इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके, और ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 13/9 रेडियंस इनटू डिग्रीज, और यहाँ पर π = 22/7 है, तो इसको देखते हैं। 13/9 रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो उसको सबसे पहले 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई को 22/7 रिप्लेस कर देंगे, तो ये मुझे आंसर मिल गया। इसके बाद ये फ्रैक्शन में है, तो डिग्रीज वाला होल नंबर वाला पार्ट मैंने अलग कर लिया और बाकी फ्रैक्शन को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करा 60 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद ये सॉल्व होकर ये फिर से फ्रैक्शन बन गया, तो इसमें भी ये वाला 43 को मैंने अलग कर लिया मिनट्स, और 7/11 को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे ये 38.1 सेकेंड्स मिल गया, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली 38 सेकेंड्स ही है, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन था फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में एक पेंडुलम की बात करी गई है और उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और आर्क की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये सोल्यूशन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजी सा था, क्योंकि पेंडुलम की जो लेंथ हो गई वो इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो रेडियस हमारा 75 हो गया, आर्क की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, तो ये लेंथ हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। थीटा हमें निकालना था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हमने एंगल निकाल लिया और वो रेडियंस में निकल के आया, और हमें सोल्यूशन भी रेडियंस में चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन था जिसमें दो सर्कल्स थे और उनमें सेम लेंथ की आर्क थी, और वो आर्क अलग अलग एंगल्स फॉर्म कर रही थी सेंटर पे, एक में 60 डिग्री और एक में 75 डिग्री। तो उन सर्कल्स के रेडियस का रेशियो निकालना था। तो इस क्वेश्चन में मैंने पहले तो एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करा, उसके बाद आर्क की लेंथ कॉमन है यानी कि सेम है, तो मैंने L = R1 θ1 = R2 θ2 ये लगा दिया फॉर्मूला। इसके बाद θ1 और θ2 की वैल्यूज रख दी और रेशियो निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो जानते ही हैं, जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बनते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। रेशियोज हम इस तरीके से लेते हैं, sin θ = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या cos θ = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं। बट एक जनरल सेंस में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात ना करके किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। जब हम किसी भी एंगल की बात करते हैं, सिर्फ 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल ट्रायंगल की बात ना करके किसी भी एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे, और वो एंगल्स हम रेडियंस में लेंगे, डिग्रीज में ना लेके रेडियंस में लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिहेवियर, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने के लिए मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट P लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, ठीक है। इस P पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया है, और मैंने ये मान लिया है कि ये OP जो लाइन है या ये P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से x डिग्री का एंगल बना रहा है या x रेडियन का एंगल बना रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स A, B हैं, डेट मीन्स OM = A एंड PM = B, ये इनकी लेंथ हो जाएगी। इस फिगर से मुझे cos x मिल जाएगा A और sin x मिल जाएगा B। ये कैसे पॉसिबल हुआ? cos x हम जानते हैं वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
यहाँ पर बेस क्या है, a, और ये एक यूनिट सर्कल है जिसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज एक रेडियस है और उसकी लेंथ हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा cos x हो जाएगा a/1 यानी कि a, और इसी तरीके से sin x हो जाएगा b/1 यानी कि b। तो हम कभी भी सर्कल पर किसी पॉइंट की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos x होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट sin x होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम जानते हैं कि एक रोटेशन में, कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो अगर मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो हर पार्ट π/2 रेडियंस का बन जाएगा। 2 पाई को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा π/2, ये भी π/2 होगा लेकिन ये ट्वाइस हो जाएगा π/2 का यानी कि पाई, और ये हो जाएगा थ्राइस π/2 का यानी कि 3π/2 रेडियंस। डिग्रीज में अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और पूरा घूमकर एक राउंड कंप्लीट करके 360 डिग्री। ये सभी एंगल्स π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। इंटीग्रल मल्टीपल्स मतलब π/2, अगर सिंगल है तो π/2 रहा, ट्वाइस हो गया पाई, थ्राइस हो गया 3π/2 और 4 टाइम्स हो गया 4π/2 यानी कि 2 पाई। तो ये π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स है और इन सभी एंगल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल इसलिए क्योंकि हर एक पार्ट या हर एक क्वार्टर ये क्वाड्रेंट बनाता है, तो इस वजह से ये एंगल्स जो एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होने पर मिलते हैं हमें, वो होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब अगर मैं ए बी सी डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये हो जाएंगे 1, 0, 0, 1, -1, 0 एंड 0, -1। इनको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ये पी ए बी अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं और ये ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए हैं, इनके एंगल्स भी लिख लिए हैं, किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि cos x a के बराबर है, और यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर, और sin x सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो अगर मैं cos 0 की बात करता हूं तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, और sin 0 की बात करता हूं sin 0 हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से मैंने देख लिया। इसी तरीके से cos π/2 अगर हम देखते हैं तो cos π/2 हो जाएगा 0 और sin π/2 हो जाएगा 1। और इसी तरीके से cos π हो जाएगा -1, sin π हो जाएगा 0 और cos 3π/2 हो जाएगा 0, sin 3π/2 हो जाएगा -1। अगर हम cos 2π की बात करते हैं जो कि वापस आकर इसी जगह पर बनता है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट 1, 0 ही होगा, तो हम इसके नीचे ही cos 2π को लेते हैं और वो वापस से उसका cos 2π हो जाएगा 1 और sin 2π हो जाएगा 0। अब 0 के नीचे आपने cos 2π देखा है, ठीक है। 2π पर आके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है। 2π पर आकर आप ये देख रहे हैं कि हमारे कोसाइन और साइन फंक्शंस की वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर cos 0 1 था, यहाँ पे cos 2π भी 1 है, sin 0 0 था, sin 2π भी 0 है। इसी तरीके से आप और आगे चलते चले जाएंगे, फंक्शंस को एंगल्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो इनकी वैल्यूज रिपीट करती जाएंगे, ठीक है। 2π के बाद ये रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। रोटेशन का मतलब है कि पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। इसको मैं इस तरीके से जनरल सेंस में दिखाता हूं। आप ये समझिए कि ये यूनिट सर्कल है, ये पी पॉइंट है, ये यूनिट सर्कल है, ये पी पॉइंट है a, b। यहां पर मैंने एंगल लिया x, ठीक है, ये x एंगल लिया। अब अगर यही एंगल मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूं कि ये पूरा रोटेशन हो गया, उसके बाद ये x आ रहा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 2π + x। ये एंगल, इसको मैं x की जगह अब मैं मान लेता हूं 2π + x। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो चेंज नहीं होंगे, है ना, p पॉइंट वहीं का वही है, उसके कोऑर्डिनेट्स a, b है। तो यानी कि अगर मैं एंगल x देख रहा हूं तो cos x मुझे मिलता है a और sin x मुझे मिलता है b। बट अगर मैं 2π + x ये एंगल देखता हूं तो मुझे cos 2π + x भी a मिलता है और sin 2π + x मुझे b मिलता है। इससे आप क्या देख रहे हैं कि cos x और cos 2π + x दोनों ही a हैं और sin x sin 2π + x दोनों ही b हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर रोटेशंस कंप्लीट हो रहे हैं और पॉइंट फिक्स्ड है हमारा, तो एंगल्स आप जितने भी ले रहे हैं, एक 2π ऐड करते जाइए या 2π सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, उससे आपके कॉस और साइन की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर मैं 2π और ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ cos 4π + x, तो भी वो उसका आंसर a निकलेगा, या cos 6π + x
वो भी ये निकलेगा, या फिर मैं cos माइनस 4 पाई प्लस एक्स लेता हूँ तो भी ये निकलेगा, मैंने 4 पाई उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कंप्लीट रोटेशन आप कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं या क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कॉस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन के वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि cos 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x एंड sin 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू sin x, जहां पर n बिलोंग्स टू z, z यानी कि इंटीजर्स, n बिलोंग टू z का मतलब है कि n एक इंटीजर है, ठीक है। तो वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, इनको आपको याद रखना है। यानी कि अगर 2 पाई का आप रोटेशन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। और कितनी भी बार रोटेशन करें इस बात से भी कोई फर्क नहीं है, 10 बार रोटेशन करें, 20 बार करें, 1000 बार करें, कोई फर्क नहीं है। यानी कि आपकी वैल्यूज रिपीट करती हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक आपको जो भी वैल्यूज मिली हैं वो बार बार रिपीट करती रहेंगी आपकी। तो कॉस और साइन में वैल्यूज रिपीट करती रहती हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं कि cos x 0 कहां पर होगा। cos x 0 वहां पर होगा जहां पर हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि y एक्सिस, यहाँ पर x हमेशा 0 रहेगा, ये 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो इसका मतलब है कि ऐसे एंगल्स π/2 या 3π/2, इन एंगल्स पर cos x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। sin x की वैल्यू 0 कब रहेगी, जब हमारा पॉइंट होगा x एक्सिस पे, यानी कि y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, तो sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a पॉइंट या c पॉइंट, यानी कि 0 या पाई या फिर 2 पाई, ऐसे पॉइंट्स पर sin x की वैल्यू 0 रहेगी। So we can say that cos x is equal to 0 when x is equal to plus minus π/2 या फिर प्लस माइनस 3π/2 या फिर प्लस माइनस 5π/2। तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर cos x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। sin x की वैल्यू 0 रहेगी अगर x होगा 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई या प्लस माइनस 3 पाई, यानी कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पर sin x की वैल्यू 0 रहेगी। सो अगर आप देखते हैं कि sin x 0 है तो ये इंप्लाई करेगा कि x इज इक्वल टू n पाई है। n पाई मतलब पाई का कोई मल्टीपल है और n एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z। अगर आप देखते हैं कि cos x इज इक्वल टू 0 है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल जो है वो एक π/2 का ऑड मल्टीपल है। ऑड को हम ऑड नंबर्स को ऐसे शो करते हैं, तो ये π/2 का ऑड मल्टीपल्स है और n बिलोंग्स टू z है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप sin x को 0 देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एंगल पाई का मल्टीपल है, और cos x को 0 देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एंगल π/2 का ऑड मल्टीपल है। अगर हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो cos x होता है 1/sin x, ठीक है। बट हमें ये भी पता है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि sin x 0 नहीं होगा। और sin x 0 कब होता है, जब x होता है n पाई। तो हम यानी कि हम जो एंगल लेंगे cos x का, वो एंगल x n पाई नहीं होना चाहिए, और n क्या है, एक इंटीजर, इसमें n एक इंटीजर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। sec x का फंक्शन देखते हैं तो वो 1/cos x होता है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए कभी, और वो 0 कब होगा, जब cos x 0 हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा हमारा π/2 का ऑड मल्टीपल। tan x की बात करें तो वो sin x अपॉन cos x है, यहाँ पर भी cos x है डिनोमिनेटर में, तो सेम कंडीशन रिपीट हो रही है। और cot x को देखें तो cos x अपॉन sin x, यहाँ पर sin x है, तो ये वाली कंडीशन रिपीट हो रही है। तो ये हमारे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अभी तक हमने इस टॉपिक में ये देखा है कि कोई भी पॉइंट अगर हम P लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स A और B हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम cos x लेते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट को sin x लेते हैं। दूसरी चीज हमने ये देखी कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद cos और sin की वैल्यूज रिपीट करती हैं। तो अगर आप 2 पाई या 2n पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता है, तो वैल्यूज सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई तक ही होती हैं, उसके बाद वो रिपीट करती रहती हैं। थर्ड चीज हमने ये देखी कि sin x और cos x 0 कब होते हैं, उनकी एंगल्स की क्या वैल्यू हो कि sin x या cos x 0 हो जाए, और हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करा और उनकी कंडीशन दी कि वो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, और वो कब नहीं होगा ये भी हमें देखना है, और ये हमें इसी से ही पता चल जाएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस एंगल पर या कहाँ पर ये फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और कहाँ पर ये फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो मैंने ये फिर से यूनिट सर्कल लिया है, इस पे एक पॉइंट P लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, B। ये P पॉइंट x एक्सिस से x रेडियंस का पॉजिटिव एंगल फॉर्म कर रहा है, और इसी तरीके से मैंने एक पॉइंट Q ले लिया है जो x
रेडियंस का नेगेटिव एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कॉमन रहेगा a और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b। अब आप इसमें ये देखिए कि cos x अगर मैं लेता हूँ, cos x की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा a, ठीक है, cos x की बात करता हूँ तो वो a हो जाएगा, और अगर मैं cos -x की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा a, वो भी a रहेगा, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं पॉजिटिव एंगल लेता हूँ तो cos की जो वैल्यू होती है, और अगर मैं नेगेटिव एंगल लेता हूँ सेम मेजर का, तो cos x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि cos x इज इक्वल टू cos -x, ठीक है। एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं sin x की बात करूं, sin x देखिए तो वो हो जाएगा b, ठीक है, और अगर मैं sin -x की बात करता हूं, sin -x हो जाएगा -b। तो sin x में हम ये देखते हैं कि अगर एंगल पॉजिटिव है, सेम मेजर का मैं नेगेटिव एंगल लेता हूं तो हमारी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है, तो sin -x हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, ठीक है। अगर मैं sin -x लेता हूं तो वो sin x का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये दो चीजें याद रखनी है कि cos x की वैल्यू एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होती है। बट अगर साइन फंक्शन हम ले रहे हैं तो अगर एंगल नेगेटिव है तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अगर मैं a की बात करता हूँ, a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो x एक्सिस पर उसकी सबसे पॉजिटिव वैल्यू होगी, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पर 1 है मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, सो a इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं a की नेगेटिव वैल्यू की बात करता हूँ यानी कि मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो वो हो जाएगी -1, ठीक है। सो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी कि a -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। a x कोऑर्डिनेट है ना, तो वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं b की बात करता हूँ तो वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो b भी -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब हमारा a क्या है, वो तो cos x है ना, जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो है। तो cos x की वैल्यू हमारी मिनिमम क्या होती है -1 और मैक्सिमम क्या होती है 1। इसी तरीके से b क्या है, sin x है, तो sin x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि cos x और sin x फंक्शंस की वैल्यू जो है वो -1 से 1 होती है। तो अभी हमने इसमें दो चीजें देखी कि एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोसाइन फंक्शन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट अगर हम साइन की बात करते हैं तो आंसर में नेगेटिव लग जाता है, माइनस साइन आ जाता है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि साइन और कोसाइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती हैं। अब देखते हैं इन फंक्शंस की वैल्यूज कब पॉजिटिव होती हैं और कब नेगेटिव होती हैं। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1। अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट लेता हूँ P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, अब ये कोऑर्डिनेट्स a को देखिए अगर, तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में a और b ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। a और b दोनों ही कोऑर्डिनेट्स इस क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। अगर इस क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर x नेगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी और b की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में a और b दोनों ही नेगेटिव रहेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में a पॉजिटिव होगा और b नेगेटिव होगा। अब आप इन a और b को कॉस और साइन के टर्म्स में देखिए, यहाँ और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में b पॉजिटिव है, यानी कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन x इज पॉजिटिव इन 0 to पाई। जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, एंगल 0 से पाई होगा, तो यहाँ पर साइन x पॉजिटिव रहेगा। b नेगेटिव कहाँ पर है, पाई से लेके 2 पाई तक, तो साइन x हमारा नेगेटिव होगा अगर हमारा एंगल होगा पाई से 2 पाई के बीच में। cos x को देखिए, तो cos के लिए हमें a कोऑर्डिनेट को देखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, ये पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x होगा 0 से π/2 के बीच में या फिर 3π/2 से 2 पाई के बीच में। cos x नेगेटिव कब होगा, जब a कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, यानी कि π/2 से 3π/2, तो यहाँ पर ये cos x नेगेटिव है। तो इस तरीके से अब हम एक चार्ट बनाते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कि वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो ये मैंने चार्ट बना लिया है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। लेफ्ट में सभी फंक्शंस लिखे हुए मैंने और यहाँ पर मार्क करा हुआ है कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। तो साइन x जो है, साइन का फंक्शन है, वो 0 से पाई तक वो पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब है कि 0 से π/2 में पॉजिटिव है और π/2 से π में पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव है, बाकी सब में ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, cos x 0 से लेके π/2 तक पॉजिटिव है, तो ये मैंने मार्क करा है। और दूसरी चीज 3π/2 से 2π यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये मार्क करा है, बाकी सब में नेगेटिव हो जाएगा। tan x होता है sin x अपॉन cos x, यानी कि जहां पर sin और cos दोनों पॉजिटिव होंगे वहां tan पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव हो गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर भी नेगेटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। cos x साइन का उल्टा होता है तो वो उसके साइंस सेम होंगे, ठीक है, साइन की तरह ही। sec cos का उल्टा होता है तो उसके साइंस cos की तरह रिपीट करेंगे। और cot tan का ऑपोजिट होता है तो उसके साइंस tan के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सब को देखें तो मैं एक छोटी सी रफ फिगर बनाता हूं और उस पर आपको दिखाता हूं कि कौन सा फंक्शन कहां पर पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, तो यहां पर मैं ऑल पॉजिटिव लिख लेता हूं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec फंक्शन है, तो मैं दोनों लिखने की जगह सिर्फ साइन लिख देता हूं। एक अगर साइन लिख दिया तो इसका मतलब है cosec भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव लिख दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ tan लिख दे रहा हूँ, tan पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और sec पॉजिटिव है, तो सिर्फ मैं cos पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन होता है, थर्ड में tan होता है और फोर्थ में cos होता है। ठीक है, ऑल साइन tan cos, इस तरीके से ये पढ़ते हैं। या फिर इसका अगर शॉर्ट में आपको ट्रिक समझनी है तो ये ट्रिक हो गई ASTC। ठीक है, ऑल साइन tan cos, जिसको इस तरीके से कहा जाता है ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ये बहुत पुरानी ट्रिक है, इसको याद करने की, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन tan cos, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। तो अब हमने देख लिया कि ये फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो इस वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ा है। हमने देखा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम cos लेते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट को sin लेते हैं। हमने ये देखा कि रेवोल्यूशन या एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वैल्यूज रिपीट करने लगती हैं। थर्ड चीज हमने ये देखी कि sin x 0 कब होता है, जब एंगल जो है x एक्सिस पर लाई करता है या फिर पाई का मल्टीपल होता है। cos x 0 कब होता है, जब एंगल y एक्सिस पे लाई करता है या फिर एंगल π/2 का ऑड मल्टीपल होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि cos के फंक्शंस में एंगल आप x लेते हैं या माइनस x लेते हैं, वैल्यू सेम रहती है, लेकिन अगर साइन के फंक्शन में आप ऐसा करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।